हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज रंजन है और इंसेंटिव में मेरा पहला वीडियो है। मैं आपको आज पढ़ाऊँगा हेल्थ एंड डिजीज़। चैप्टर नंबर 8 है ये एनसीईआरटी में, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो पढ़ना है वो 5 टॉपिक है। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, दूसरा है इम्यून सिस्टम, थर्ड टॉपिक है आपका एड्स, फोर्थ कैंसर और फिफ्थ है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। क्योंकि हम अगर ये पहले पढ़ लेते तो हमें बॉडी के सारा फंक्शंस के बारे में पता चल जाएगा, और हम ये अगर पढ़ लेते हैं तो हमें आसान होगा कि डिजीज़ भी जीतते हैं उसको पढ़ने में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम। उससे पहले मैं आपको हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। तो सबसे पहले हेल्थ होता क्या है, डिजीज़ होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ। जैसे कि पहले के टाइम में जो हमारा इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था और जो ग्रीक्स हिपोक्रेट्स है, उनका ऐसा मानना था कि कोई भी पर्सन अगर फिट है, उसका जो बॉडी है वो फिट है और वो मेंटली भी फिट है तो वो हेल्दी है। पर ऐसा नहीं है, ये पहले के र्यूमर्स है, पहले ऐसा माना जाता था। उसके बाद जो हमारा इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है ग्रीक्स है, उनका ऐसा बोलना था कि जो पर्सन जिसके अंदर ब्लैक बाइल होता है, ब्लैक बाइल मतलब काला पीत, उसके अंदर जो काला पीत पाया जाता है तो वो पर्सन हमेशा फीवर होता है उसको। तो हमारे एक साइंटिस्ट है विलियम हार्वे, उन्होंने इसको डिस्प्रूव किया था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी इसको बोलते हैं, इसको डिस्प्रूव किया था। और उन्होंने बताया था कि जैसे कि उन्होंने एक थर्मोमीटर लिया, उससे जो पर्सन है जिसके अंदर ब्लैक बाइल होता है उसका टेम्परेचर मेजर किया। टेम्परेचर मेजर करने पे उसका टेम्परेचर है जो नॉर्मल आया, तो उन्होंने इसको डिस्प्रूव किया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं, इसको उन्होंने डिस्प्रूव किया था। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हेल्थ क्या होता है। तो देखिए गुड हेल्थ, तो ये जो हेल्थ है इसको हम लोग बोलते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन अगर बोल दे कि मैं हेल्दी हूँ। आज के टाइम में हर एक पर्सन वर्ड यूज करता है हेल्दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि कोई भी पर्सन अगर जिम जाके फिजिक बना लिया तो वो बहुत फिट है और हेल्दी है। हेल्थ का मतलब है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन है वो फिजिकली तो फिट होना चाहिए, साथ साथ मेंटली भी फिट होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ सोचकर बोल रहा हो, कोई भी चीज़ सही से काम कर रहा हो, उल्टा पुल्टा काम नहीं कर रहा हो, मेंटली फिट होना चाहिए। उसके बाद है सोशल से क्या मतलब है। तो सोशल से मतलब है कि कोई भी अगर पर्सन है वो समाज में किस तरीके से बात कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों के लिए। तो इन ये 3 चीज़ें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का मतलब होता है द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये होता है हेल्थ का मतलब है जो हमारा हेल्थ है। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल मेडिकल फील्ड है धीरे धीरे ग्रो किया। उसके बाद उन्होंने न्यूरल सिस्टम के बारे में पता चला, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पता चला। एंडोक्राइन सिस्टम आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, न्यूरल सिस्टम भी 11th में पढ़ा होगा। उसी तरीके फिर उनको इम्यून सिस्टम के बारे में पता चला जो हमें अब पढ़ना है, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा हेल्थ मेंटेन करता है। तो इसको अफेक्ट करने वाली भी कोई चीज़ें होंगी तो इसको अफेक्ट करेंगी। तो इसको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है, मतलब खराब करती है। तो आइए देखते हैं। तो 3 चीज़ें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, मतलब उससे उसको बुरा हो सकता है, उसका हानि करती है। तो सबसे पहले वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहले यहाँ पे वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि जन्मजात, मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो बचपन से ही होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तब से ही ये डिसऑर्डर उनमें पाया जाता है। ये जो डिसऑर्डर है उनको पेरेंट्स से मिलता है।
ये जो डिसऑर्डर है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो ये जो है ये भी अफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। तो सेकंड है वो है इन्फेक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जो लाइफ है उसमें हर कोई इन्फेक्शन होते रहता है, कोई ना कोई छोटा सा इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि कोल्ड ले लीजिए, फीवर ले लीजिए, ये सारे के सारे इन्फेक्शन ही है एक्सेट्रा। तो ये इन्फेक्शन से भी हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है, तो ये भी एक अफेक्ट करने वाला है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। थर्ड है लाइफस्टाइल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमने जो वाटर लिया कहीं कॉन्टामिनेटेड तो नहीं था, मतलब वो वाटर कहीं खराब तो नहीं था, हमने जो फूड लिया कहीं वो फूड खराब तो नहीं था। तो ये सब कुछ, जैसे कि हम बैठे बैठे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम वर्कआउट कम कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो हम सब कुछ कम कर रहे हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा है इस पर भी हमारा हेल्थ अफेक्ट करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि हम इन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं, ये जो चीज़ हो रही है इससे ठीक कैसे कर सकते हैं। आइए उसको भी देखते हैं कि आखिर हम अपना हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, तो सबसे पहला है इसमें बैलेंस डाइट। तो सबसे पहला है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट मतलब कि हम ऐसा खाना खाएंगे जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, ऑर्गेनिक मिनरल्स हो, तो ये सब कुछ बैलेंस डाइट में आता है। तो सबसे पहले कि हमें अपने बैलेंस डाइट पे ध्यान देना है जिससे कि हमारा हेल्थ मेंटेन रहेगा, तो ये हुआ बैलेंस डाइट। सेकेंड है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सफाई, कि हम घर पे अपना साफ सफाई कैसे रखते हैं, हम आसपास में कितना गंदा फैला है, कितना साफ रखे हैं, ये सब कुछ पर्सनल हाइजीन में आता है। अपने आप को साफ सुथरा रखना, जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही अच्छा हमारा हेल्थ होगा। उसके बाद आता है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हम फिजिकली फिट रहते हैं, हमारा जो मेंटली है वो भी फिट रहता है, इसीलिए एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अपना आप हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं तो। इसके बाद आता है कि हम अगर हेल्दी रहते हैं, हमारा जो हेल्थ है वो गुड रहता है, तो इससे होगा क्या? तो इससे होगा ये मैं बता रहा हूँ। बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो सबसे पहला है वो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ मतलब अगर आप हेल्दी हो, आपने जो ये सारा चीज़ फॉलो किया जैसे कि बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, तो इससे होगा क्या? इससे आपका लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ मतलब आपकी जीने की जो रेशियो वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप 70 साल 80 साल जी रहे तो होता है क्या, जो मेंटली फिट होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, सोशली फिट होते हैं, जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो काफ़ी लंबे दिनों तक जीते हैं, तो इसीलिए आपका लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा। सेकंड, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर कोई इंसान फिट है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, हेल्दी पर्सन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएगा, तो उसका जो काम करने का तरीका, वो जो काम करने का प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
उसके लिए इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सेकेंड, फर्स्ट लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, सेकेंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, थर्ड इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी, मतलब कोई इंसान अगर ज़्यादा ज़्यादा काम कर रहा है, इंसान हेल्दी है तो ज़्यादा ज़्यादा काम कर रहा है, तो ज़्यादा काम करने से क्या होगा, तो इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी सही होने लगेगी धीरे धीरे। तो हेल्दी रहने से क्या फायदे हुए, पहले लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, आपका जो ये लाइफ जीने की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो काम करते हैं वो ज़्यादा कर पाएंगे आप, इंक्रीज इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी, जो आपका जो आर्थिक व्यवस्था में काम करने का है जो वो भी बढ़ जाएगा आपका, तो इसको कितने फायदे हो जाएंगे। और भी तरीके हैं कि हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जाए, बता रहा हूं मैं आपको। अवेयरनेस, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो सबसे पहला चीज आता है वो अवेयरनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो इसी तरीके से अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस जैसे कि हम लोगों को बताया अगर वैक्सीनेशन के बारे में, आगे बढ़ना है आपको, वैक्सीनेशन होता क्या है, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि अवेयरनेस करवाए अगर हम वैक्सीनेशन के बारे में। दूसरा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब कि कचरा कहाँ पे फेंकना है, इससे भी हमारा हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर इस चीज़ को हम ध्यान से देखें तो अगर सही तरीके से करें तो हमारा हेल्थ मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से करें तो इससे भी हमारा हेल्थ बहुत इफेक्ट होता है। इसके बाद आता है डिजीज, हमें डिजीज पढ़ना है। तो डिजीज होता क्या है, तो सबसे पहले जैसे कि डिजीज का मतलब क्या है, जैसे डिजीज का मतलब ये है कि अगर किसी भी बॉडी में, अगर कोई इंसान नॉर्मल है और उसके बॉडी में कोई भी ऐसा लग रहा है उसको, ऐसा कुछ चेंजेज आया बॉडी में और उसको लग रहा है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो वो डिजीज वो हो गया। मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से कि फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी adversely affected and shown signs and symptoms in our body is called disease। मतलब कि एनसीईआरटी कहता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम फंक्शन कर रहे हैं और वो अफेक्ट कर जाते हैं किसी भी चीज़ से, और उसके अफेक्ट करने के कारण हमारे बॉडी में साइन और सिम्टम्स शो करते हैं। उसके अफेक्ट करने के कारण हमारे बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं, तो हमें डिजीज हो गया। ये एनसीईआरटी कहता है। एनसीईआरटी का डिफिनेशन है जो आप देख सकते हैं कि functioning one or more organ of system of body adversely affected and shown signs and symptoms in our body is called disease। ये एनसीईआरटी की लाइन है। मैंने एक और डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, any change from normal state of the body and we feel discomfort called disease। मतलब कि अगर हम अभी नॉर्मल है और हमारे बॉडी में कोई भी चेंजेस आता है नॉर्मल स्टेट में और हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, मतलब अच्छा फील नहीं करते हैं, तो हमें डिजीज हो गया है। ये है डिजीज। छोटा सा ब्रीफ दिया मैंने, बाकी आगे बढ़ते हैं, ये ब्रीफ है। अब डिजीज दो टाइप के होते हैं। अब दो तरह के डिजीज होते हैं। पहला डिजीज इन्फेक्टियस डिजीज, दूसरा नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। दिस इज कॉल्ड इन्फेक्टियस डिजीज एंड दिस इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। अब होता क्या है, तो जो डिजीज
एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं बहुत आसानी से, मतलब एक से दूसरे में फैल जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इन्फेक्टियस डिजीज है, जो कि नॉर्मल सभी लोगों को हो जाता है, जैसे कि कफ, कोल्ड, फीवर, ये सब डिजीज है। उसके बाद आता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, जैसे कि कैंसर, जो कि फैलता नहीं है एक से दूसरे से, एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कफ, कोल्ड, एक्सेट्रा। एड्स भी इन्फेक्टियस डिजीज है, एड्स भी इन्फेक्टियस डिजीज है। जो एड्स है वो भी इन्फेक्टियस डिजीज है, पर ये भी ट्रांसमिट होता है एक से दूसरों में। नॉन इन्फेक्टियस में आप लिख सकते हो एग्जांपल में कैंसर, कैंसर भी पढ़ना है आगे। ये एक थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ मैं इस चैप्टर का। इसके बाद आता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी क्या होता है बताता हूँ मैं। ब्रीफ हो गया। इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम पहले मैं बता देता हूँ। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी का जो पैथोजेंस, बैक्टीरिया, जितने भी फॉरेन एंटीजन है उसके अगेंस्ट फाइट करता है, लड़ता है उनसे। आपने ऐसा देखा होगा कि हम जब भी बाहर जाते हैं, बाहर बहुत सारे फॉरेन एजेंट्स हैं। फॉरेन एजेंट्स कहने का मतलब जो हवा में रहते हैं पार्टिकल्स, जैसे कि धूल, कण, जो भी है, तो ये सब हमें इफेक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं हमें। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमें सबका सब बीमारी हो जाता है अगर हम बाहर जाते हैं। तो हमें सिर्फ कुछ बीमारियां ही लग पाती है, जैसे कि आप सपोज कभी आप बाहर गए, तो अगर आप बाहर गए और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फेक्शन फैला हुआ है, लेकिन आपको सारे इन्फेक्शन नहीं, कुछ ही इन्फेक्शन हो रहा है, तो मतलब कि ये कैसे सारे के सारे इन्फेक्शन सब बच कैसे जा रहे हो? तो ये सब हमारा इम्यून सिस्टम करता है। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो फॉरेन एंटीजेंस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया से लड़ता है और हमें बचाता है। The ability of host to fight against a foreign antigen pathogen called immunity। मतलब कि हमारे बॉडी का हम होस्ट, मतलब हम लोग, यहाँ पे होस्ट मैं कह रहा हूँ, जो होस्ट मतलब हम लोग होस्ट है। The ability of host मतलब हमारा to fight against foreign antigens pathogen called immune system। फॉरेन एंटीजेंस मतलब वही जो हमें अफेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी ले लो इसमें, फॉरेन एंटीजेंस में सारे आ जाएंगे। पैथोजन भी एक तरीके का हार्म करने वाला पैथोजन टाइप, मतलब फॉरेन एंटीजन ही है, कॉल्ड इम्यून सिस्टम। तो द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन पैथोजन कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का डेफिनेशन एनसीईआरटी भी यही कहती है। इसके बाद आता है कि इम्यून सिस्टम, ये तो हो गया इम्यून सिस्टम होता क्या है। अब इम्यून सिस्टम के दो टाइप हैं।
फर्स्ट टाइप इनेट, सेकंड एक्वायर्ड, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट और एक्वायर्ड, ये जो इनेट होता है ये बाय बर्थ होता है, जो एक्वायर्ड होता है वो आफ्टर बर्थ होता है। जो इनेट होता है उसको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, जो एक्वायर्ड होता है उसको स्पेसिफिक बोलते हैं। मतलब कि अभी हमने पढ़ा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट, सॉरी द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस पैथोजेंस कॉल्ड इम्यून सिस्टम। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। फिर बोलते हैं टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। तो टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम में दो है, एक इनेट है एक एक्वायर्ड है। ये दो तरह के इम्यून सिस्टम है जो हमारे बॉडी में होते हैं। जो इनेट होता है वो बाय बर्थ होता है, मतलब जब जन्म लेते हैं उसी वक्त से ये हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। और जो एक्वायर्ड होता है वो आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद होता है, आफ्टर बर्थ। और ये नॉन स्पेसिफिक होता है और ये स्पेसिफिक होता है। मतलब ये सब कुछ के लिए, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं है किसी एक सेल के लिए, एक एंटीजन के लिए, एक पैथोजन के लिए, ये सबके लिए। स्पेसिफिक कहने का मतलब ये जो इम्यून सिस्टम ये स्पेसिफिक है, मतलब किसी एक एंटीजन के लिए, एक पैथोजन के लिए। ये आगे पढ़ना है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक मैं बताऊंगा। ठीक है, दो तरीके के इम्यून सिस्टम होते हैं, इनेट एक्वायर्ड। इनेट होता है वो बाय बर्थ होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। एक्वायर्ड होता है वो आफ्टर बर्थ होता है, स्पेसिफिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं इनेट क्या होता है। जो इनेट होता है इसमें भी कुछ बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है, इनेट का, एक्वायर्ड का, ये इम्यून सिस्टम का काम क्या है, पैथोजन से लड़ना, पैथोजन को रोकना, फॉरेन एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं उनको रोकना। इनका काम तो यही है ना, इनेट हो या एक्वायर्ड हो, ये बाय बर्थ है वो आफ्टर बर्थ है, जो भी है, लेकिन इनका काम क्या है, रोकना, बस हमारे बॉडी को हार्म ना पहुंचाने देना, यही काम है। तो जो इनेट का रोकने का तरीका है वो इसमें ये बैरियर बनाता है, मतलब इसमें बैरियर प्रेजेंट होते हैं, बैरियर प्रेजेंट होते हैं जो कि रोकते हैं। टोटल 4 बैरियर प्रेजेंट होते हैं इनेट में, पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को, वायरस को रोकने के लिए। टोटल 4 बैरियर होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। ये 4 बैरियर होता है, ये 4 बैरियर यहाँ पे मैंने लिखा है। जो पहला है वो फिजिकल और एनाटॉमिकल। जो इनेट में 4 बैरियर प्रेजेंट होते हैं जो कि ये क्या करेंगे कि पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे लड़ेंगे। इनका काम ही यही है कि उनको अंदर ना आने देना, उनसे हमारे बॉडी को बचाना। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये, इसमें जो इनेट है ये जो बाय बर्थ होता है, और नॉन स्पेसिफिक होता है।
नॉन स्पेसिफिक होता है, जिसमें सबसे पहला ये जो फिजिकल या फिर इसको एनाटॉमिकल भी बोलते हैं बैरियर। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसका भी वही काम है। सेलुलर बैरियर, इसका भी वही काम है। साइटोकाइन बैरियर, इसका भी वही काम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला सेलुलर बैरियर। एक एक करके मैं आपको सारा बताता हूँ, फिर से आप देख लीजिए। ये 4 बैरियर होते हैं इसमें, फिजिकल या फिर इसको एनाटॉमिकल भी बोल सकते हो। दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर बैरियर, चौथा साइटोकाइन बैरियर। एक एक करके मैं बताता हूँ आपको सारा। तो पहला देखेंगे फिजिकल या फिर एनाटॉमिकल। इसका काम क्या है? इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। पहला स्किन, दूसरा म्यूकोसा। ये 2 तरीके से होता है। पहला स्किन, स्किन क्या करता है कि जो स्किन है वो पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को, जो भी है उसको ग्रो नहीं होने देता है अपने ऊपर ग्रो नहीं होने देगा। प्रिवेंट टू ग्रो बैक्टीरिया। स्किन का जो पीएच होता है थ्री टू 5, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय कर देता है ये बैक्टीरिया को। कई काम है प्रिवेंट टू ग्रो बैक्टीरिया। पीएच ऑफ स्किन जो है, पीएच ऑफ स्किन जो है 3 to 5 होती है, तो डिस्ट्रॉय कर देती है बैक्टीरिया को। और हमारा स्किन यही काम करता है, प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है। दूसरा म्यूकोसा, म्यूकोसा कहाँ का प्रेजेंट होता है? तो म्यूकोसा प्रेजेंट होगा ओरल कैविटी में। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। ये जो म्यूकोसा होता है कहाँ का प्रेजेंट होता है? तो ओरल कैविटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में करता क्या है? ये जो वहां पे जो माइक्रोब्स आते हैं उनको इंट्रैप करता है। इंट्रैपिंग माइक्रोब्स, इंट्रैप माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को इंट्रैप करता है। इंट्रैप करके करता क्या है माइक्रोब्स को? तो म्यूकोसा में सीरिया पाया जाता है। म्यूकोसा में सीरिया पाया जाता है और म्यूकोसल सेल पाया जाता है। म्यूकोसा में सीरिया पाया जाता है और म्यूकोसल सेल पाया जाता है। तो म्यूकोसल सेल जो होता है, म्यूकोसा में सीरिया पाया जाता है और म्यूकोसल सेल पाए जाते हैं, जिससे क्या करता है कि जो म्यूकोसा है वो इंट्रैप करता है माइक्रोब्स को। जो म्यूकोसा है वो इंट्रैप करता है माइक्रोब्स को, और जो म्यूकोसल सेल है वो उन माइक्रोब्स को प्रोपेल कर देता है। ये जो म्यूकोसा, पहले मैंने बताया कि म्यूकोसा में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओरल कैविटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। इसका काम क्या होता है? इंट्रैप करता है माइक्रोब्स को, मतलब माइक्रोब्स को पकड़ता है। माइक्रोब्स को पकड़ने के बाद करता क्या है? तो म्यूकोसा के पास सीरिया प्रेजेंट होता है और म्यूकोसल सेल प्रेजेंट होता है। तो म्यूकोसा उसको इंट्रैप करने के बाद जो ये म्यूकोसल सेल है जिसमें पाए जाते हैं, वो इसको प्रोपेल करता है, मतलब इसको मार देता है। अंदर जब पहले इंट्रैप किया, पकड़ लिया जाल में, उसके बाद उसको मार दिया। यही काम है म्यूकोसा का। इसके बाद आता है, यही 2 चीज है। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर।
फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें भी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला फीवर, दूसरा pH of body, and the third one is secretion. अब ये 3 चीजें फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसका भी काम क्या होगा? माइक्रोब्स को रोकना, हमारे बॉडी को हार्म नहीं होने देना। तो ये कैसे करेंगे बता रहा हूं मैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम क्या होगा? सेम काम कि भी माइक्रोब्स को रोकेगा। कैसे रोकेगा? तो फीवर में क्या होता है? फीवर में हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उससे क्या होता है? ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे बॉडी का में जो बैक्टीरिया आ रहा है उसको ग्रोथ होने से वो रोक रहा है। मतलब यहाँ भी ये ग्रोथ होने से रोक रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जो बैक्टीरिया है उसके लिए जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो फेवरेबल कंडीशन, उसको अनफेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया ये टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि इंक्रीज कर दिया बॉडी का टेम्परेचर। अब आता है पीएच ऑफ बॉडी। पीएच ऑफ बॉडी जैसे कि इसमें ले लो आप एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है हमारा बॉडी। एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट फॉर प्रिवेंटिंग माइक्रोब्स, मतलब ये है कि एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है माइक्रोब से बचने के लिए। तो कहाँ कहाँ करता है? ओरल कैविटी, स्टमक, वजाइना, for inhibit the growth। मतलब ये कि एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है प्रिवेंट करने के लिए माइक्रोब्स, जैसे कि ओरल कैविटी में ले लो, स्टमक में ले लो, वजाइना में ले लो, इनहिबिट द ग्रोथ। तो इसका काम यही है। अब आता है सिक्रेशन। तो सिक्रेशन में क्या? तो हमारा जो बॉडी है वो सिक्रेट करता है, जैसे कि स्वेट, सीबम, जिसमें कि कंटेन होता है लाइसोसोम। तो सिक्रेशन में तो यहाँ पे हमारा जो बॉडी है वो सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? बॉडी सिक्रीट स्वेट, सीबम। स्वेट सीबम सिक्रीट करता है, कंटेन इसमें लाइसोसोम होते हैं। स्वेट मतलब पसीना, सबको पता है। सीबम जैसे कि कई कई हमारे जो लिप्स पे होते हैं, यहाँ पे भी सीबम प्रेजेंट होता है। हमारे आर्मपिट में भी सीबम प्रेजेंट होता है, जहाँ से बॉडी की स्मेल आती है वहाँ पे सीबम प्रेजेंट होता है। बॉडी के स्मेल के कारण ही सीबम होता है। तो यहाँ पे जो सिक्रेशन में जो हमारा बॉडी सिक्रेट करेगा वो स्वेट, सेबम, इसमें कि लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। और एक और है टीयर ऑफ आई, टीयर ऑफ आई, इसमें भी लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम का काम क्या है? सब जानते हैं, सुसाइडल बैग है। ये जो माइक्रोब्स है उसको प्रोपेल करता है, मतलब उसको मार देता है। तो यही काम है इसका सिक्रेशन में। बॉडी सिक्रेट करेगा स्वेट, सेबम, कंटेन लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या? माइक्रोब्स को मारना। तो ये खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेलुलर बैरियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर
ये इम्पोर्टेंट है। सेलुलर बैक्टीरिया में आपको पढ़ना है दो तरीके का। पहले होता क्या है, तो इसमें आपको मिलेंगे पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ये सब मिलेंगे। पीएमएनएल का मतलब होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिपोसाइट। लिपोसाइट का मतलब सबको पता है डब्ल्यूबीसी। लिपोसाइट का सबको पता है मतलब डब्ल्यूबीसी। तो ये सब चीजें इसमें मिलेंगी। इसमें दो तरीके की चीज पढ़ना है। जो सबसे पहले है तो साइटोसिस, या फिर आप कर सकते हो कि फाइगोसाइटिक भी बोल सकते हो इसको, सेल। तो दूसरा है वो नॉन फाइगोसाइटिक सेल। तो दो तरीके की चीज पढ़ने इसमें, फाइगोसाइटिक सेल और नॉन फाइगोसाइटिक सेल। फाइगोसाइटिक सेल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। फाइगोसाइटिक सेल। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब पैथोजन का नंबर इंक्रीज हो जाता है, हमारे बॉडी में जब पैथोजन का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा हमारे बॉडी में जब पैथोजन आ जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा डब्ल्यूबीसी है, जो बॉडी है, तो डब्ल्यूबीसी वो रिलीज करता है, नंबर में बढ़ जाता है। मतलब जैसे कि सपोज करिए कि हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया, अब बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में हमारा जो बॉडी है, जो बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, वो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, नंबर में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो डब्ल्यूबीसी है वो इंक्रीज कर जाता है। In response of pathogenic reaction, number of WBC increases. In response of pathogenic reaction, number of WBC increases. मतलब ये कि जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजेनिक रिएक्शन हो रहा है तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी का नंबर है इंक्रीज कर जाता है। और इनमें से और जो कुछ डब्ल्यूबीसी हैं, जो कुछ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये डब्ल्यूबीसी इन पैथोजेनिक रिएक्शन में जाके इन पैथोजेंस को मारते हैं, तो हम इनको बोलेंगे यहाँ पे फाइगोसाइटिक सेल। मतलब ये कि जैसे कि हमारे बॉडी में कोई पैथोजेनिक रिएक्शन हो रहा है या कोई पैथोजन आया तो उसके रिस्पॉन्स पर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कर गया, और उनमें से कुछ डब्ल्यूबीसी जाके इनसे लड़ेंगे, मतलब इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो उन डब्ल्यूबीसी जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट ले लीजिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइगोसाइटिक सेल।
कौन सा सेल? फागोसाइटिक सेल। तो यही है फागोसाइटिक सेल। इनमें से जो इंपॉर्टेंट फागोसाइटिक सेल होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? तो मैक्रोफेजेस इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके का लिम्फोसाइट है, मतलब कि आपको टिश्यू जो मिल जाते हैं। ये क्या करता है कि माइक्रोब्स को मारता है। जैसे कि होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आया तो पैथोजन रिएक्शन हुआ, पैथोजन रिएक्शन हुआ तो उसके अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुए, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुए तो उनमें से जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, फागोसाइटिक सेल है, ये क्या कि जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट है ये जाके उनसे अगेंस्ट लड़ने लगे, तो उसको हम लोग बोले फागोसाइटिक सेल। तो फागोसाइटिक सेल बोला हमने, उसके बाद ये होता है इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है फागोसाइटिक सेल? तो मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, यही तीन इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन रिएक्शन होता है, जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन रिएक्शन होता है तो सबसे पहले जो मोनोसाइट होते हैं वो वहां पे पहुंचते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन के पास, साइट ऑफ पैथोजन के पास, और वहां पे जाके मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये कि जो हमारा मोनोसाइट ही है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट, यही सेल वहां पे पहुंच के, कहां पे? जहां पे पैथोजन प्रेजेंट है वहां पे पहुंच के उनसे इंटरेक्ट करके ये मैक्रोफेज में बदल जाता है और उसके बाद उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन को ये किल कर देता है। यही प्रोसेस है वहां पे पहुंचने के बाद। तो ये जो किल करते हैं वो कैसे करते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। पहले आप समझ में आएगा कि फागोसाइटिक सेल क्या होता है। तो जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजेनिक रिएक्शन होता है, जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आ जाता है, उसकी वजह से पैथोजेनिक रिएक्शन होता है, तो हमारे बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी है वो इंक्रीज कर जाता है। उनमें जैसे कि डब्ल्यूबीसी हमने एग्जांपल में लिया है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, फागोसाइट, तो उसको ही हम लोग फागोसाइटिक सेल बोल रहे हैं। फागोसाइटिक सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फागोसाइटोसिस, इसीलिए इस सेल को हम लोग फागोसाइटिक सेल बोल रहे हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में पैथोजेनिक रिएक्शन हुआ तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुआ, तो जैसे कि इनमें से एग्जांपल में लिया है कौन कौन से डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और इतना लिया हमने, तो इसको हमने फागोसाइटिक सेल बोला। तो अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? तो मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, यही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब जैसे कि जहाँ पे पैथोजन प्रेजेंट है वहाँ पे उस साइट पे जो हमारा ये मोनोसाइट है ये जाता है और जाने के बाद कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेजेस में, और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होके उन बैक्टीरिया को, उन वायरस को, उन पैथोजेंस को ये मार देता है। अब कैसे मारता है ये बताता हूँ मैं। स्टेप्स ऑफ फागोसाइटोसिस। तो कौन कौन सा स्टेप्स है फागोसाइटोसिस का? मतलब जो फागोसाइटिक सेल्स हैं वो सेल उन बैक्टीरिया को, उन फंगस को, उन ये जो भी पैथोजेंस को कैसे मारे, उसको ही हमने बोला है फागोसाइटोसिस। फाइगो का मतलब, फागोसाइट का मतलब वो जो सेल, टोसिस का मतलब मारना, कैसे मारे? तो स्टेप्स, पहला वैसोडाइलेशन। जो वैसोडाइलेशन है, जो पहला स्टेप है हमारा वैसोडाइलेशन है। दूसरा एडेशन, थर्ड स्टेप है हमारा वो है डाइपरडेसिस। डाइपरडेसिस जो फोर्थ स्टेप है वो कीमोटैक्सिस। और जो फिफ्थ स्टेज है उसको बोला हमने फागोसाइटोसिस।
वासोडाइलेशन में हम करते क्या है, जैसे कि ब्लड वेसल्स है, सपोज करिए ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल है ये, अब हमने हिस्टामिन रिलीज करवाया, बॉडी से हिस्टामिन रिलीज करवाया यहाँ पे, तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये डायलेट कर जाएगा और कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा दिया, वैसोडाइलेट करवा के इसका जो डायमीटर था वो इंक्रीज कर दिया। ये जो डायमीटर था हमने इसको इंक्रीज कर दिया, डायमीटर इंक्रीज कर दिया। ये हमारा पहला प्रोसेस है वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज कर देना। दूसरा एडिशन, एडिशन में क्या होता है कि जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC, जैसे कि मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जितने भी हैं वो पेरिफेरी पार्ट पे जाते हैं। तो हमारा ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस पेरिफेरी पार्ट पे आ जाना। डायपेडेसिस है, इसमें क्या होता है, जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं ये पेरिफेरी पार्ट पे आ जाते हैं। जितने भी ल्यूकोसाइट्स है वो पेरिफेरी पार्ट पे आ जाते हैं। वैसोडाइलेशन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायमीटर इंक्रीज करना, डायमीटर को इंक्रीज कर देना, ब्लड वेसल्स का डायमीटर को इंक्रीज करना, वैसोडाइलेशन। एडिशन बता दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे होगा। ल्यूकोसाइट पेरिफेरी पार्ट पे आ जाते हैं ड्यू टू ब्लड स्टैटिस। ब्लड स्टैटिस मतलब ब्लड का स्लो फ्लो करना, डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड स्लो फ्लो करेगा, जिसके कारण से ब्लड स्टैटिस हो जाएगा और इसी की वजह से जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं वो सब के सब पेरिफेरी पार्ट में प्रेजेंट हो जाते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा डायपेडेसिस। डायपेडेसिस में क्या होता है कि ये जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है पेरिफेरी पार्ट पे, ये माइग्रेट करके यहाँ से यहाँ जाते हैं, ECF में आते हैं। एक्टिव मूवमेंट है ये, एक्टिव मूवमेंट है। तो ये जो थर्ड पास है डायपेडेसिस, यहाँ पे क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट है वो माइग्रेट करके ECF में आ जाता है। एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी लगेगी यहाँ। अब कैसे आते हैं, तो एमोबाइड मूवमेंट करके आते हैं। पहले हमने पढ़ा वैसोडाइलेशन, जहाँ पे हमने डायमीटर इंक्रीज करवा दिया, किस चीज का, ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज करवा दिया। दूसरा हमने पढ़ा एडिशन। एडिशन में क्या हुआ, जितने भी ल्यूकोसाइट्स है, देखिए जैसे कि डायमीटर इंक्रीज हुआ तो जो ब्लड फ्लो वो स्लो हो गया, ब्लड फ्लो स्लो होने के कारण ब्लड स्टैटिस हो गया, ब्लड स्टैटिस के कारण जितने भी जो ल्यूकोसाइट्स थे वो पेरिफेरी पार्ट पे आके प्रेजेंट हो गए। थर्ड प्रोसेस है डायपेडेसिस। इसमें क्या होता है, जितने भी ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है पेरिफेरी पार्ट पे वो माइग्रेट कर जाते हैं एमोबाइड मूवमेंट से और एक्टिव प्रोसेस में और ECF में जाते हैं, मतलब एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड, ये वहां पे चले जाते हैं ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके। ये आपका थर्ड मूवमेंट है डायपेडेसिस। इसके बाद है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट करना, मतलब जितने भी सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके पैथोजेंस के तरफ चले जाते हैं। मतलब ल्यूकोसाइट्स मूव टुवर्ड्स द पैथोजन। जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो फोर्थ प्रोसेस है ये कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस इसमें क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे ECF में प्रेजेंट थे, ये ECF से मूव करके चले जाते हैं कहाँ पे चले जाते हैं, टुवर्ड्स द पैथोजेंस। ये कीमोटैक्सिस मूवमेंट है। कीमोटैक्सिस मूवमेंट किस हो जाते हैं, जैसे कि डायपेडेसिस में एमोबाइड मूवमेंट करके ये ल्यूकोसाइट यहाँ से ECF में चले जाते हैं। ये जो मूवमेंट करते हैं एमोबाइड मूवमेंट करते हैं, ये एक्टिव प्रोसेस है। जो कीमोटैक्सिस है इसमें कीमोटैक्टिक मूवमेंट करते हैं, ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ भी एनर्जी खर्च होगी, यहाँ टुवर्ड्स द पैथोजन चले जाते हैं। फिर आता है ये फाइगोसाइटोसिस।
और फाइगोसाइटोसिस में भी 3 प्रोसेस हैं। प्रोसेस नंबर 1 इज अटैचमेंट। प्रोसेस नंबर 2 is ingestion. Process number 3 is intracellular killing of bacteria. Killing of bacteria. सबसे पहले क्या होता है, जो सेल टूवर्ड्स तक ऑक्सीजन जा चुके थे, हमने पढ़ा अभी, तो हमने पढ़ा कि आखिरी जो प्रोसेस था कीमोटैक्सिस प्रोसेस, उसमें कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके जो कि एक्टिव प्रोसेस है वो सेल वो ल्यूकोसाइट्स टूवर्ड्स द ऑक्सीजन जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आके अटैचमेंट, अटैच करते हैं किससे, पैथोजन से, पैथोजन से वो अटैच कर जाते हैं, वो ल्यूकोसाइट अटैच विद पैथोजेंस, ल्यूकोसाइट पैथोजन से अटैच करते हैं। उसके बाद जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो मोनोसाइट्स थे, वही मोनोसाइट साइट ऑफ पैथोजेनिक रिएक्शन पे पहुंच के लिगेट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। जैसे कि अब यहाँ पे ये पहुंच चुके हैं, अटैचमेंट हो चुका है, तो वही मोनोसाइट अब मैक्रोफेज बन जाएगा। तो मैक्रोफेज बन के यहाँ पे मैक्रोफेज क्या करेगा, इनको इंगल्फ कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा, और इंगल्फ करके सारा वैक्यूल में सारा इंगल्फ कर लेगा, और इसको बोलेंगे हम फाइब्रोसोम। मतलब ये कि वो जो मोनोसाइट था वो मैक्रोफेज बन गया और इंगल्फ कर लिया बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को इंगल्फ करने के बाद सारा वैक्यूल में ले लिया वो, और वैक्यूल में लेने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फैगोसोम। फैगोसोम। अब फैगोसोम से अब क्या होगा कि अभी तक तो जो मैक्रोफेज था वो इंगल्फ कर लिया था वैक्यूल में कर लिया, जिसको हम लोग बोले फाइब्रोसोम, और उसके बाद वो फ्यूज करेगा मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम के साथ। जैसे कि अभी जो पहला प्रोसेस था, पहले मैक्रोफेज इंगल्फ कर लिया वैक्यूल में, इसको बोला हमने फाइब्रोसोम, ठीक है, इसको बोला हमने फाइब्रोसोम। अब ये लाइसोसोम के साथ, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज विद मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोजाइम के साथ फ्यूज किया, और उसके बाद जो नया बनाया इसको बोलेंगे हम लोग फाइब्रोसोम। मतलब जैसे कि जो मोनोसाइट था, जो मोनोसाइट बाद में मैक्रोफेज बन गया, मैक्रोफेज बनने के बाद वो इंगल्फ किया वैक्यूल में इंगल्फ करने के बाद उस प्रोसेस को हमने बोला फाइब्रोसोम बाद में क्या होता है, फ्यूज कर जाता है मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोजाइम के साथ, और जो फ्यूज करने के बाद जो बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रोसोम। और सबको पता है कि लाइसोजाइम में उनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम कंटेन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइसोजाइम कंटेन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, उन फाइब्रोसोम को जो बनाया उसको अंदर ही अंदर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यही था प्रोसेस। सबसे पहले क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ, जो मोनोसाइट था वो माइक्रोफेज बन गया, इंगल्फ कर लिया सारा माइक्रोब्स को वैक्यूल में, उसको हमने बोला फाइब्रोसोम, और फाइब्रोसोम फ्यूज कर गया मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोजाइम के साथ, फिर बना फाइब्रोसोम। फाइब्रोसोम बनने के बाद सबको पता है कि जो लाइसोजाइम है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है। उसके बाद फिर क्या करेगा, जितने माइक्रोब्स उसको प्रोपेल करेगा, किल करेगा, और थर्ड प्रोसेस इंटरसेलुलर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो ये खत्म होता है फाइब्रोसाइटोसिस। ये था प्रोसेस नंबर ए। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस नंबर बी।
ये सेलुलर बैरियर ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम। उसमें हमें सबसे पहला पढ़ा फाइब्रोसाइटिक सेल, दूसरा पढ़ेंगे नॉन फाइब्रोसाइटिक सेल। नॉन फाइब्रोसाइटिक सेल, इसमें क्या होता है, नेचुरल किलर सेल प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा अभी फाइब्रोसाइटिक सेल में क्या हो रहा था, वहाँ पे मोनोसाइट्स प्रेजेंट थे, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट थे, और भी सेल्स प्रेजेंट थे, जैसे कि आप ले लो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट थे। पर ये जो केस है ये नॉन फाइब्रोसाइटिक सेल का केस है। यहाँ पे नेचुरल किलर सेल प्रेजेंट है और इनका मारने का तरीका भी अलग है। ये फाइगोसाइटोसिस करके नहीं मार रहे हैं, इनका थोड़ा तरीका अलग है। जैसे कि इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पहले नेचुरल किलर सेल होता क्या है, तो एक नेचुरल किलर सेल, थोड़ा सा डिफिनेशन बताता हूँ मैं कि होते क्या है। तो लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट भी आगे पढ़ना है आपको, बताऊंगा मैं। नेचुरल किलर सेल, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट इसको बोलते हैं। इसका काम क्या है, करता क्या, इसका मारने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे कि सपोज ये है हमारा सेल, टारगेट सेल बोल लीजिए, या फिर ट्यूमर सेल। कि हमारा टारगेट सेल है या ट्यूमर सेल है, मतलब ये इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल या फिर पैथोजन बोल लीजिएगा। ये पैथोजन है हमारा। ये जो नेचुरल किलर सेल है ये क्या करेगा, सपोज करिए ये नेचुरल किलर सेल लार्ज ग्रैनुलर है, ये नेचुरल किलर सेल है, एनके सेल है, ये नेचुरल किलर सेल है। तो ये क्या करता है कि टारगेट सेल और ट्यूमर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक परफोरिन लाइन बनाता है। ये परफोरिन लाइन है, परफोरिन लाइन है, और इसमें होल कर दो। तो क्या करता है कि ये जो हमारा एनके सेल है, ये एनके सेल परफोरिन लाइन क्रिएट करता है पैथोजन वाले सेल में, ट्यूमर सेल में, टारगेट सेल में। क्या करता है कि एक परफोरिन लाइन बनाता है और इसके थ्रू इसमें H2O ज़्यादा कर देता है, मतलब वाटर ज़्यादा कर देता है। और वाटर ज़्यादा होने के कारण ये जो सेल है ये स्वेल करेगा, और स्वेल करके ब्रस्ट कर जाता है, और ये सेल डेथ हो जाता है। तो ये था नेचुरल किलर सेल का मारने का प्रोसेस। ये फाइगोसाइटोसिस ना करके ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है कि ये जो नेचुरल किलर सेल है ये परफोरिन लाइन बना रहा है। परफोरिन लाइन इस ट्यूमर सेल में, इस टारगेट सेल में परफोरिन लाइन बनाने के बाद क्या कर रहा है कि ये H2O डाल दे रहा है इसमें, इसके कारण से ये सेल स्वेल कर जा रहा है और फिर ब्रस्ट होकर ये सेल डेथ हो जाता है। तो ये था प्रोसेस, ये सेलुलर बैरियर खत्म। इसी और छोटा सा टॉपिक है साइटोकाइन बैरियर, वो पर के आज का लेक्चर खत्म करेंगे। साइटोकाइन बैरियर, इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि कोई एक सेल है, ये सेल है और ये सेल वायरस इन्फेक्टेड है, ये सेल वायरस इन्फेक्टेड। तो ये सेल क्या करेगा कि एक इंटरफेरेंस नाम का इंटरफेरेंस रिलीज कर देगा। इंटरफेरेंस एक प्रोटीन है, इंटरफेरेंस प्रोटीन रिलीज कर देगा, इसके कारण से जो इसके आसपास के सेल हैं
जो इसके एडजेसेंट सेल है, एडजेसेंट सेल, ये एडीजी फॉर एडजेसेंट है। सपोज करिए कि ये सेल और ये वायरस इन्फेक्टेड, ये सेल और ये सब सेल है जो नॉर्मल है, सेल एडिशनल सेल लिखा है मैंने, मतलब पास वाले सेल। तो ये सेल इंटरफेरॉन्स रिलीज करेगा प्रोटीन, जिसकी वजह से ये सारे के सारे सेल बच जाएंगे। ये सेल इंटरफेरॉन्स रिलीज करता है और ये एडिशन सेल को बोलता है कि टीआईपी बनाओ। टीआईपी का मतलब है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। मतलब कि ये जो एडिशन सेल प्रेजेंट था साइड साइड में, ये बीच वाला सेल था जो वायरस इन्फेक्टेड था, तो ये सेल क्या किया कि इंटरफेरॉन्स प्रोटीन रिलीज करवा दिया और एडिशन सेल को बोला कि ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाओ, जिसकी वजह से ये सारे के सारे सेल बच गए। मतलब इस साइटोकाइन बैरियर में होता क्या है कि ये जो बीच का जो सेल होता है या फिर आप कोई भी सेल है वो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो वो क्या करता है कि बोलता है अपने आसपास वाले सेल को इंटरफेरेंस रिलीज करके कि ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाओ, जिससे कि सारे सेल बच जाएंगे। तो ये तरीके का एक ऐसा सेल है, एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इनहिबिट कर लेता है और सारे सेल को वायरस इन्फेक्टेड होने से। तो ये खत्म, छोटा सा था साइटोकाइन बैरियर, ये पूरा इनेट इम्यूनिटी खत्म। अब हम पढ़ेंगे अगले दिन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थैंक यू।